हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के ऊपर, जो कि हमारा है कस्टम्स लॉ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ ये कानून है और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो कस्टम ड्यूटी जो है वो आपकी कस्टम लॉ के अंदर इंपोज की जाती है। आप सभी जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। ये वो टैक्सेस हैं जिनका बर्डन आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसे कस्टम एक्ट के अंदर इंपोज किया जाता है। कस्टम एक्ट जो हमारा है उसे 1962 के अंदर फॉर्मुलेट किया गया था। तो इतना नया नहीं है ये, जीएसटी आपका नया कानून है, बट कस्टम लॉ जो है आपका बहुत ही पुराना है और अभी भी चल रहा है। इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी हमारा कस्टम लॉ अभी भी बरकरार है, क्योंकि कस्टम एक इंटरनेशनल अफेयर है और आसानी से उसे हम अपने एंड पे चेंज नहीं कर सकते। तो कस्टम एक्ट 1962 जो है हमारा बेसिक कानून है, बेसिक स्टैट्यूट है, जो कि गवर्न करता है कि कैसे बाहर से आपके पास गुड्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, पैसेंजर जो हैं इंडिया में आने वाले हैं और इंडिया से बाहर जाने वाले हैं। ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई करेगा और यहाँ पे ये भी बताया गया, इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंदर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एन पर्सन। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है जो कि इंडिया से जुड़ा हुआ है पर इंडिया के बाहर हो रहा है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। कस्टम एक्ट सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी ड्यूटीज के बारे में बताता है, लेवी और कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज के बारे में बताता है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्पसेस भी वो सर्व करता है। इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करता है, कई चीजों को प्रोहिबिट करता है और आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने की भी बात करता है। इंपोर्ट होने से हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे खतरा नहीं आना चाहिए। स्मगलिंग की प्रिवेंशन की बात करता है और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसे भी कंजर्व और प्रमोट करने की बात करता है। कस्टम एक्ट 1962 का जो सेक्शन 12 है वो हमें कहता है कि आपकी जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो इस रेट पे लगेगी जो कि आपका कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में बताया। तो आपका जो रेट है वो किसमें स्पेसिफाइड है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। तो कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 आपके पास दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे इंडिया के कस्टम लॉ के अंदर। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस आपकी सेक्शन 2 के अंदर, हर एक लॉ के अंदर सेक्शन 2 में होती हैं और इसमें भी इसी सेक्शन में सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है असेसमेंट की। असेसमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, जब आप बात करते हो कस्टम लॉ की, आप बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट करने वाले हो, उसके अंदर जो बाहर से सामान आएगा उस पर आपको इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। असेसमेंट का मतलब है कि उस ड्यूटी को हम डिटरमाइन करें, जो ड्यूटी, जो टैक्स, जो सेस या फिर कोई और अमाउंट हमें पे करना है कस्टम एक्ट या फिर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर, उसको डिटरमाइन करना। और इसके अंदर प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और कोई और असेसमेंट जहां पे आपकी चाहे ड्यूटी नील भी निकल कर आए, वो सारी असेसमेंट यहाँ पे आ जाती हैं। इसके बाद है बैगेज। बैगेज मतलब सिंपली सामान है जो कि आपका कैरी करते हैं। आप जब फ्लाइट पकड़ते हैं तो अपना सामान लेके जाते हैं ना, उसे बैगेज बोलते हैं। इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज। कई बार आप नहीं जाते, सिर्फ सामान जाता है, वो होता है अनअकम्पनीड बैगेज, बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। तो अगर मोटर व्हीकल को जा रहा है तो वो बैगेज में नहीं आएगा। इसके बाद है कन्वेंस। कन्वेंस आपका क्या होगा? अगर आप समुद्र से सामान भेज रहे हैं, सी से भेज रहे हैं, तो आपका वेसल, आपका शिप। एयर से भेज रहे हैं तो आपका एयरक्राफ्ट। और अगर आप लैंड से भेज रहे हैं, जमीन से भेज रहे हैं, तो आपका व्हीकल जिससे सामान आपका जा रहा है। Custom area. Custom area is the area of a custom station or a warehouse and includes area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by the custom authority. तो कस्टम एरिया जहां पे अभी सामान पड़ा हुआ है, हम यहां से सामान को क्लियर कराएंगे अपनी ड्यूटी वगैरह पे करके। इसके बाद है कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट इज एनी पोर्ट विच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कस्टम एक्ट टू बी अ कस्टम स्पॉट। तो हम ढेर सारे हमने पोर्ट बनाए हुए, इन पोर्ट पे आपका जो शिप है वो आएगा और फिर सामान जो है उतार के कस्टम एरिया में रखा जाएगा। और कस्टम स्टेशन जो है इट इंक्लूड्स कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, लैंड कस्टम यूनियन। तो कस्टम स्टेशन में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं। पोस्ट ऑफिस भी अगर आपका कोई है जो कि बाहर से सामान रिसीव कर रहा है, वो भी आ जाएगा। कोई कुरियर है इंटरनेशनल वाला जहां पे बाहर से इंडिया में सामान आ रहा है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ड्यूटेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिन पे ड्यूटी पे होनी है, विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। तो अभी वो आपके ड्यूटेबल गुड्स हैं, उन पे कस्टम ड्यूटी पे करनी है और अभी आपने पे नहीं करी। जब आप पे कर देंगे दे विल बिकम ड्यूटी पेड गुड्स। अभी वो फिलहाल है ड्यूटीएबल गुड्स। चलिए आगे डेफिनेशन हमारे पास है गुड्स की। तो यहाँ पे सेक्शन 222 के अंदर बताया कि गुड्स के अंदर क्या क्या आएगा।
वेसल, एयरक्राफ्ट व्हीकल्स भी आएंगे, आपके स्टोर्स भी आएंगे। ये बेसिकली वो सामान है जो कि आपने अपने वेसल, अपने शिप या एयरक्राफ्ट पे रखा हुआ है, आप उसे इस्तेमाल करेंगे स्पेयर पार्ट के फॉर्म में, या फिर फ्यूल वगैरह जो है आपका वो भी स्टोर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद है आपका बैगेज, आपकी करेंसी और आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके अंदर आपकी बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आ रही हैं। इसके बाद डेफिनेशन है फॉरेन गोइंग वेसल या फिर एयरक्राफ्ट। बहुत ही आसान है, जो वेसल और एयरक्राफ्ट जो है गुड्स की कैरेज के लिए, पैसेंजर्स के लिए, एक पोर्ट या एयरपोर्ट जो कि इंडिया में है उससे जा रहा है, कहां पे जा रहा है, पोर्ट एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया से आपका आउटसाइड इंडिया जा रहा है, यूएस से जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई भी आपका शिप है, एरोप्लेन है जो आपका इंडिया से बाहर जा रहा है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो इसके अंदर आपका नेवल वेसल भी आ जाएगा, नेवल वेसल ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नेवल एक्सरसाइजेस, तो ये भी फॉरेन गोइंग वेसल ही माना जाएगा। वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशंस आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, तो हमारे पानी के बाहर कोई वेसल कुछ काम कर रहा है, दैट इज आल्सो अ फॉरेन गोइंग वेसल। अ वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर, तो कोई भी इंडिया से बाहर वेसल जा रहा है, किसी भी काम के लिए जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी फॉरेन गोइंग वेसल। इसके बाद है ड्यूटी। ड्यूटी का क्या मतलब है, बेसिकली आपकी कस्टम ड्यूटी है, कस्टम लॉ के अंदर जो ड्यूटी लगेगी। एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से इंडिया के बाहर लेकर जाना। एक्सपोर्ट गुड्स का क्या मतलब है, वो गुड्स जो कि आप इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हैं। एक्सपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर का मतलब है वो पर्सन जो कि गुड्स को इंडिया से बाहर लेकर जा रहा है, और इसके अंदर उसका ओनर भी आ सकता है, कोई बेनिफिशियल ओनर है जिसको उन गुड्स का बेनिफिट मिल रहा है, या फिर अगर कोई और एजेंट वगैरह अपॉइंट किया एक्सपोर्टर ने तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट नाउ कॉल्ड एज डिपार्चर मैनिफेस्ट और एन एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। तो आपका एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट क्या है, डिपार्चर मैनिफेस्ट क्या है, तो बताया कि पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस कैरिंग एक्सपोर्ट गुड्स। अब आपका कोई पर्सन है जो कि सामान लेकर जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए, और imported goods or any other person as may be specified by the central government by notification shall before departure, वो डिपार्चर से पहले, अपने कन्वेंस के डिपार्चर से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे प्रॉपर ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर ऑफिसर को एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट देना पड़ेगा। तो शिप जो है, शिप का जो यहाँ पे हमारे पास पर्सन इंचार्ज होने वाला है, शिप का जो कैप्टन होने वाला है, उसे बाहर जाने से पहले, गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए बाहर लेके जाने से पहले उसे क्या देना पड़ेगा, उसको कस्टम्स ऑफिसर को देना पड़ेगा डिपार्चर मैनिफेस्ट, उसे देना पड़ेगा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या फिर डिपार्चर मैनिफेस्ट। या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, उसके पायलट को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट के लिए सामान लेके जाने से पहले गवर्नमेंट को यह देना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब बाहर से इंडिया में लेकर आना। इंपोर्टेड गुड्स का क्या मतलब है, इंपोर्टेड गुड्स का मतलब है कि आप गुड्स बाहर से इंडिया में लेकर आ रहे हैं, और इसके अंदर वो गुड्स नहीं आएंगे जिनको आपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लिया। तो अगर कोई गुड्स को आपने ड्यूटी वगैरह पे करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करा लिए और अब आप जो है उन्हें होम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहे। जब तक आपने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की थी तब तक ही वो इंपोर्टेड गुड्स थे। इसके बाद है आपका इंपोर्टर, जो इंपोर्ट वाले सारे काम करने वाला है वो आपका इंपोर्टर है। और इंपोर्ट रिपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट के अंदर आपका एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट था, वैसे ही यहाँ पे आपकी है इंपोर्ट रिपोर्ट। तो जो भी आपका पर्सन इंचार्ज होगा व्हीकल का, जिसके अंदर आप इंपोर्टेड गुड्स जो है कैरी कर रहे हैं, उसे कस्टम ऑफिसर को एक इंपोर्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी विद इन 12 आवर्स आफ्टर हिज अराइवल इन द कस्टम स्टेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। इन द केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, पर्सन इंचार्ज डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो आपका इंपोर्ट रिपोर्ट और इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट दोनों एक ही चीज है। इंपोर्ट रिपोर्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जनरली लैंड के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल से जब सामान जा रहा है। अगर हम वेसल से या फिर शिप से या फिर एयरक्राफ्ट से अगर सामान को इंपोर्ट करा रहे हैं तो उस केस में इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जैसे बोला जाता है। एक ही चीज है, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट है जो कि आपका जो इंपोर्टर है, जो पर्सन है जो कि शिप चला रहा है या फिर व्हीकल चला रहा है, एयर या फिर एयरक्राफ्ट चला रहा है, उसे कस्टम ऑफिसर को देना होता है अपने अराइवल के 12 घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद है आपकी इंडिया के डेफिनेशन। इंडिया के डेफिनेशन में आपका इंडिया आएगा, इसके साथ साथ इंडिया के आसपास का जो पानी है वो भी आएगा। इंडिया के आसपास का 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी भी आएगा। इंडियन कस्टम वाटर्स, इंडियन कस्टम वाटर्स क्या है, वाटर एक्सटेंडेड इनटू अ सी अप टू अ लिमिट ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जो इंडिया की, देखो जो आपका इंडिया है उसके आसपास का जो पानी है उसे यहाँ पे
अपनी कस्टम जोन के अंदर लिया गया है, इंडियन कस्टम वाटर के अंदर लिया गया है। तो आसपास हमारे पास है हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे इंडिया के पास इकोनॉमिक राइट्स हैं, तो वो सारा एरिया इसके अंदर कवर अप हो जाता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आपका यहाँ पे आ जाता है, और इसके बाद का जो एरिया है उसे हाई सीज बोला जाता है, वो इंडिया के पास उसका कोई राइट नहीं है। इसके बाद है प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1985 शेल अप्लाई टू। तो हमारे जो कस्टम एक्ट है, कस्टम टैरिफ एक्ट है, वो किस पे अप्लाई करेंगे? हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया पे अप्लाई करेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हाई सीज में ये अप्लाई नहीं करेंगे, केवल हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे अप्लाई करने वाले। उसके बियॉन्ड हमारा जो कस्टम लॉ है ये अप्लाई नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं आपके प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से हैं? गुड्स जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है प्रोहिबिट किया गया है कस्टम लॉ के अंदर, but does not include any goods in respect of which the conditions subject to which the goods are permitted to be imported or exported have been complied with। तो जो भी आपके प्रोहिबिशंस लगा रखी हैं कस्टम लॉ के अंदर कि आप इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वो आपके प्रोहिबिटेड गुड्स हैं। पर अगर कहा गया कि अगर ये कंडीशन पूरी कर लो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और अगर आपने कंडीशन पूरी कर ली है तो फिर वो इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। इसके बाद है स्मगलिंग। स्मगलिंग आप सभी समझते हैं, स्मगलिंग अगर आप करेंगे तो आपका सामान जो है कॉन्फिस्केट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा आपका सामान। इसका मतलब है, इसके बाद है वेयर हाउस। वेयर हाउस यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, एक है पब्लिक वेयर हाउस और यहाँ पे है प्राइवेट वेयर हाउस, और इसके अलावा एक स्पेशल वेयर हाउस की भी यहाँ पे बात कर रखी है। पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस को आगे भी आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जब आपका सामान बाहर से आ रहा है तो आप कई बार उसे इमीडिएटली क्लियर नहीं कराते, आप उसे वेयर हाउस में रखवा देते हो। वेयर हाउस गुड्स वो गुड्स हैं जिनको आपने वेयर हाउस में रखवा दिया। पर्सन इंचार्ज कौन है? पर्सन इंचार्ज बहुत ही आसान है, अगर आपका शिप है तो शिप का जो मास्टर है, शिप का जो कैप्टन होने वाला है। इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, जो आपका प्लेन है उसका जो पायलट है। रेलवे ट्रेन, उसमें आपका कंडक्टर, गार्ड और अदर पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। एनी अदर कन्वेंस है तो उसका जो भी ड्राइवर है वो आपका यहाँ पे पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस होने वाला है। इसके अलावा कुछ और डेफिनेशन है यहाँ पे, जैसे बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या मतलब है? तो बताया कि एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड्स शेल मेक एंट्री देयरऑफ बाय प्रेजेंटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द केस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड बाय लैंड अ बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर किसी एक्सपोर्टर ने कुछ सामान बाहर भेजना है, अगर लैंड से भेजना है तो आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने वेसल से या फिर एयरक्राफ्ट से भेजना है तो आपको कस्टम ऑफिसर के पास शिपिंग बिल जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है आपके कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स मींस गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर। तो इंडिया की कोस्ट पे एक एरिया से दूसरे एरिया में आपको गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, दे बिकम कोस्टल गुड्स। इसके बाद एक टर्म आती है प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स। प्रोजेक्ट इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उसी को इंपोर्ट करा रहे हो, उसके अंदर मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, अपैरेटस सब कुछ यहाँ पे आपका इंक्लूड हो जाने वाला है। बहुत सारी आइटम्स, अलग अलग रेट्स उनके अलग अलग हैं, बट आप उन्हें इकट्ठा जो है वो इंपोर्ट कर रहे हो। जैसे एक पूरा हॉस्पिटल का ऑपरेशन का सेटअप आप पूरा का पूरा वो इकट्ठे इंपोर्ट कर रहे हो, एक बहुत बड़ा मशीनरी का सेटअप आप पूरा का पूरा इकट्ठे इंपोर्ट कर रहे हो, तो दैट वुड बिकम अ प्रोजेक्ट इंपोर्ट। तो अब उसमें एक एक पार्ट का हम नहीं देखेंगे कि एक एक पार्ट क्या क्या इंपोर्ट किया और उस पर क्या क्या ड्यूटी वगैरह लगनी चाहिए, उसे हम इकट्ठा ही क्लब करते हैं और इकट्ठा ही उसे प्रोजेक्ट इंपोर्ट का नाम दिया जाता है, और उसके जो रेट्स वगैरह आपको इकट्ठे दिए जाते हैं और जो आइटम्स एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट के लिए वो भी आपकी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर बता रखी हैं। इसके बाद है लेवी ऑफ एंड एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो आपकी ड्यूटी जो है वो कब लेवी होगी? आपकी ड्यूटी इंपोर्ट्स के केस में जब आप इंपोर्ट करेंगे, वो एंटर कर जाएंगे गुड्स इंडिया के अंदर, तब लगेगी। एक्सपोर्ट के केस के अंदर जब आपके गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, तब आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जनरली एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी नहीं लगती। अगर बात करें लेवी की, तो लेवी वो स्टेज है जहां पे आप अपनी जो लायबिलिटी है वो डिक्लेयर कर देते हैं गुड्स के ऊपर, और उन पर्संस का पता लगा लेते हैं कि भाई इनको जो है वो लायबिलिटी जो है वो चुकानी है। इसके बाद है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ गुड्स पे आपको लायबिलिटी नहीं लगानी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगानी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा अनाउंस कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू, और इस नोटिफिकेशन को बाद में वो विड्रॉ कर सकती है, बट रेट्रोस्पेक्टिवली विड्रॉ नहीं कर सकती, मतलब बैक डेट से विड्रॉ नहीं कर सकती। सेक्शन 12 जो है कस्टम एक्ट 1962 का, इसका जिक्र आपसे पहले भी किया था, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। इसके अंदर कहा गया कि आपकी ड्यूटी इस रेट पे लगेगी जो कि आपका कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में बताया गया है। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के आपके दो शेड्यूल हैं। एक शेड्यूल बात करता है टैरिफ रेट्स फॉर इंपोर्टेड गुड्स नोन एज इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट पे टैरिफ की बात करता है। दूसरा शेड्यूल आपके एक्सपोर्टेड गुड्स के टैरिफ की बात करता है, और इसे एक्सपोर्ट टैरिफ जो है वो बोला जाता है।
चलिए इसके बाद हमारे पास है टैक्सेबल इवेंट। तो जैसे मैं आपको समझा रहा था कि आप गुड्स इंडिया में बाहर से मंगा रहे हो तो आपका इंपोर्ट है, और गुड्स इंडिया से बाहर भेज रहे हो तो आपका एक्सपोर्ट है, और इस पे आपको टैक्स लेवी हो जाएगा। इंपोर्ट के अंदर आपकी टैक्सेबल इवेंट तब स्टार्ट हो जाएगी जब आपके गुड्स टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर लेंगे। तो आपका जो इंडिया है उसकी टेरिटरी में जैसे ही वो आ जाएंगे, टेरिटोरियल वाटर्स में जैसे ही आ जाएंगे, आपकी टैक्सेबल इवेंट स्टार्ट हो जाएगी। और ये टैक्सेबल इवेंट खत्म कब होगी? जब आप अपने सामान को फाइनली क्लियर करा लेंगे। या तो डायरेक्टली उनको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लो, या फिर वेयर हाउस में रख के बाद में आप उन्हें क्लियर करा सकते हो। जब आपकी फाइनल क्लियरेंस हो जाएगी, ड्यूटी वगैरह पे हो जाएगी, तब आपकी ये टैक्सेबल इवेंट एंड हो जाएगी। एक्सपोर्ट की बात करें तो आपकी टैक्सेबल इवेंट स्टार्ट तब होगी जब आपका एक्सपोर्टर शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो फाइल कर देगा, और ये एंड तब होगी कि जब आपका जो गुड्स हैं वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे। अगर आपका जो शिप है वो इन टेरिटोरियल वाटर्स में डूब जाता है तो उस केस में आपका एक्सपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट से जुड़े बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जो इंपोर्ट है उन पे जनरली लगाए जाते हैं टैक्सेस, और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको जनरली दिए जाते हैं बेनिफिट्स। और इसके लिए हमारी अलग से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी काफी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटली 2015 टू 20 वाली आपकी जो पॉलिसी है वो इन फोर्स है, और 31 मार्च 2020 को इसने खत्म होना था, बट इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस। इसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 21 में बताया कि ऑल गुड्स डेरिलिक्ट, जेटसेम, फ्लोटसेम एंड wreck brought or coming into India shall be dealt with as if they were imported into India unless it is shown to the proper officer that they are entitled to be admitted duty free। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो आप इन टर्म्स का मीनिंग देख लो। डेरिलिक्ट का क्या मतलब है? डेरिलिक्ट वो कार्गो है जो कि डूब के ओशन के बॉटम पे पहुंच गया, उसको आप दोबारा से वापस से रिकवर नहीं कर सकते। जेटसेम क्या है? वो गुड्स हैं जो कि अब आपने जानबूझ के सी में डाल दिए। क्यों डाल दिए? ताकि अपने शिप का वेट कम कर सकें, ताकि आपका शिप डूब ना जाए। अगर शिप बहुत भारी हो गया आपको उसका वेट कम करना पड़ेगा, नहीं तो शिप डूब जाएगा। और कुछ गुड्स को आपको थ्रू करना पड़ा, दे आर जेटसेम। इसके बाद है फ्लोटसेम। फ्लोटसेम क्या है? द गुड्स विच कंटिन्यू टू फ्लोट आफ्टर थ्रोन इन सी। कुछ गुड्स को आपने सी में फेंक दिया बट वो अभी भी फ्लोट कर रहे हैं। wreck क्या है? wreck is cargo or vessel or any property which are cast ashore by the tides after shipwreck। तो यहाँ पे कुछ सामान आपका जो है वो आपका शिप में कोई ब्रेकेज हो गया, शिप टूट गया, और कुछ सामान आपका जो है अपने आप जो है सी शोर पे पहुंच गया, टाइड्स के थ्रू पहुंच गया। तो ये इन टर्म्स का मीनिंग है। तो ऐसे गुड्स के लिए कहा गया, क्या कहा गया? कहा गया जी, apart from goods which are normally imported in the course of international trade, such goods मतलब ये वाले, brought into India out of compulsion आर ऑल्सो ट्रीटेड ऑन पार विद ट्रेड गुड्स। तो यानी कि आपको इन सब पे भी ड्यूटी देनी पड़ जाएगी, चाहे ये आपका डूब गया, नीचे पहुंच गया, फिर भी आपकी इन सब पे ड्यूटी लग सकती है, ऐसा यहां पे बोला गया है। इसके बाद है पिलफरेज। अगर आपके इंपोर्टेड गुड्स पिल्फर हो गए आफ्टर अनलोडिंग, आपने अनलोड किया उसके बाद वो गायब हो गए, तो उस केस में यहां पे बोला गया आपको उन पे ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, बट अगर वो आपको वापस मिल जाते हैं तो आपको उन पे ड्यूटी देनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद हमारे पास है रिमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड और अबंडन्ड। तो अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर आपने उनका खुद टाइटल छोड़ दिया, तो इस केस में आपको यहाँ पे उन गुड्स पे ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे है अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड गुड्स। तो अगर आपके गुड्स डैमेज हो चुके हैं तो कई बार आपको उस पे अबेटमेंट का बेनिफिट भी मिल जाता है, यानी कि आपको ड्यूटी यहाँ पे कम पे करनी पड़ती है, तो अबेटमेंट का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। चलिए बात है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी की तरफ। तो कस्टम ड्यूटी आपको पहले बताया था, चार्जिंग सेक्शन आपका सेक्शन है 12। तो कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है एट अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 14(1)। तो आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है कि कौन सी वैल्यू पे आपको जो है कस्टम ड्यूटी पे करनी है। इस वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बोला जाता है, और इसके बारे में आगे आपसे डिस्कस करेंगे। और ये ड्यूटी आपकी स्टैंडर्ड रेट, नॉर्मल रेट पे भी लग सकती है, और प्रेफरेंशियल रेट पे भी लग सकती है। कई बार किन्हीं कंट्रीज के साथ आपका कुछ एग्रीमेंट होता है कि उनसे सामान आएगा तो उनसे आप कम ड्यूटी लेवी करेंगे, तो फिर आपकी प्रेफरेंशियल रेट पे ड्यूटी लगाई जाएगी। Onus is on the person owner to substantiate with the supporting evidence that goods are chargeable with a preferential rate of duty। तो आपके जो ओनर है उन्हें खुद एविडेंस देना पड़ता है कि इन गुड्स पे आपकी जो है वो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई करने वाली है। चलिए इसके बाद हमारे पास है कुछ और ड्यूटीज, जैसे है एडिशनल कस्टम ड्यूटी या फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी बताया, इट इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन लाइक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया।
तो ये मेनली आपकी जीएसटी रिजीम से पहले रेलेवेंट हुआ करती थी। तो पहले अगर आप कोई सामान इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे तो वहां पे आपको उस पर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो जो बाहर से आप सामान मंगा रहे हो उसको भी हम बराबर लेवल पे लाने के लिए उस पर भी एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट रेट पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लेवी कर दिया करते थे। बट अब जीएसटी आने के बाद आपका सीवीडी नहीं लगता, अब आपका जो आईजीएसटी है वो लेवी होता है। पर कुछ गुड्स अभी ऐसे हैं जो कि जीएसटी एम्बिट से बाहर है, तो उन पे ही आपका आईजीएसटी लेवी नहीं होगा, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके अलावा एडिशनल ड्यूटी या फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी लगाई जाती थी टू ऑफसेट द सेल्स टैक्स या फिर वैट। तो सेल टैक्स और वैट का इफेक्ट निकालने के लिए हम उस पर अलग से एक ड्यूटी लगाया करते थे ताकि वो हमारे बराबर लेवल पे आ जाए एज कंपेयर टू दी डोमेस्टिक गुड्स। और अब जो है ये वाली ड्यूटी भी आपके जीएसटी के अंदर जो है, जीएसटी के एम्बिट के अंदर जो है वो आ चुकी है। बट अगेन कुछ गुड्स अभी भी हैं कुछ जीएसटी के एम्बिट से बाहर हैं, जैसे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उन पे अभी आपका जीएसटी लेवी नहीं हो रहा। अगर प्रोविजंस अंडर जीएसटी रिजीम की बात करें तो अब अगर आप कुछ सामान इंडिया में मंगाएंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो उन पे आपका आईजीएसटी लगता है, सीवीडी या फिर एसएडी नहीं लगता। काउंटर वेलिंग ड्यूटी या फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी आपकी नहीं लगती। आईजीएसटी आपका पेबल किस पे होता है? असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो अगर आपकी असेसिबल वैल्यू है 100, आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी हुई 10, तो 110 जो है इस पे आप अपना आईजीएसटी जो है पे करेंगे। Any article which is imported into India shall in addition to be leviable to integrated tax at such rate as leviable under the section 5 of the IGST Act on a like article on its supply in India। तो जो आर्टिकल हम बाहर से मंगा रहे हैं देखेंगे कि उस पे इंडिया में कितनी जीएसटी लगती है, उसी रेट पे हम जो है उस पे आईजीएसटी यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद है जीएसटी कंपनसेशन सेस। कई गुड्स पे हम जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लेवी करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप ऐसा कोई गुड बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पे भी आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी करना पड़ेगा। जैसे आपके कुछ मोटर व्हीकल्स हैं, कुछ लग्जरी गुड्स हैं, तो उन पे कंपनसेशन सेस लेवी कर रहे हैं। तो अगर आप वैसा सामान बाहर से मंगा रहे हो तो उन पे भी आपको लेवी करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ और है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज की बात कर रखी है। जैसे सबसे पहले है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी नाम से ही पता चल रहा है कि हम इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए बाहर से आए सामान पे कोई ड्यूटी हम इंपोज कर रहे हैं। इसके बाद है सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है कुछ स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में उसे लगता है कि अगर हम उसे लार्ज स्केल में इंडिया में मंगाएंगे तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसे ये डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे it is levied on the goods imported in India when such goods are already manufactured in India but the costs are higher as compared to import prices। तो इंडिया के अंदर मान लीजिए हम ऑलरेडी एलईडी बना रहे हैं, एलसीडी बना रहे हैं, बट इंडिया की कॉस्ट ज्यादा है, बाहर वाली जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, तो हम बाहर वाले पे सेफगार्ड ड्यूटी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। अगर हम कुछ ऐसा सामान इंडिया में मंगा रहे हैं जिसपे बाहर की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जैसे हमने मान लीजिए कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से मंगाए और उस पे बाहर की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी थी, तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट कम हो गई होगी, उसकी प्राइस कम हो गई होगी। तो हम क्या करना चाहते हैं, उसके प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो इंडिया के गुड्स हैं उनके कंपैरिजन में वो बराबर दाम पे आ जाए, इसीलिए हम उसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डम्प्ड आर्टिकल्स। तो आपने सुना होगा चाइना जो है अपना फालतू एक्सेस सामान इंडिया के अंदर डंप कर देता है, अपनी नॉर्मल वैल्यू से भी कम पे डंप कर देता है। तो इस डंपिंग को रोकने के लिए हम जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लेवी करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपैरेटिव पिक्चर हमारे पास सभी ड्यूटीज की। तो हमारे पास प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इनकी बात यहाँ पे कर रखी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन ड्यूटी को लेवी करती है, पर्पस इनका आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे बता रखा है कि क्या रेट ऑफ ड्यूटी आपका होता है। और प्रोविजनल लेवी जो है प्रोविजनल बेसिस पे भी आप लेवी कर सकते हैं कई ड्यूटीज को, जैसे आप सेफगार्ड ड्यूटी को प्रोविजनली लेवी कर सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी को प्रोविजनली लेवी कर सकते हैं, और सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स का जो सीवीडी है उसे भी प्रोविजनली लेवी कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन भी बता रखी है, सेफगार्ड ड्यूटी को आप 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 10 ईयर्स, और ऐसे ही आपका बाकी दोनों जो है उनको भी आप 5 ईयर्स एक्सटेंडेबल अनदर 5 ईयर्स के लिए लेवी कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव लेवी जो है आप केवल सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स और एंटी डंपिंग ड्यूटी को ही कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एग्जम्पशंस की भी कुछ बात कर रखी है,
और कस्टम एक्ट के अंदर भी बता रखा है, कस्टम एक्ट के अंदर आपकी प्रोटेक्टिव ड्यूटी नहीं है, बाकी जो है आपके कस्टम एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस में यहाँ पे बता रखी है। तो ये आपके कुछ कंपैरेटिव पिक्चर है इन सभी ड्यूटीज की, तो आप इसे भी एक बार रीड आउट कर लेना। इसके बाद हमारे पास है सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो ये आपका सेक्शन 110 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 2 Feb 2018 इंपोज किया जा रहा है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लेविड फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन on the goods specified in the first schedule to the custom tariff act 1975 being imported into India। तो जो भी आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपकी 10% जो है ये लगाई जाने वाली, उसके 10% ये अप्लाई करी जाने वाली है। और अगर आपको सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा रहे हैं तो उसके ऊपर ये आपकी नहीं लगेगी। तो बेसिकली ये आपका जो है ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप लगा रहे हैं उसमें आगे 10% ये लेवी करी जाती है। इसके बाद है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ पे इट इज लेविड एज अ ड्यूटी ऑफ कस्टम एट ₹8 पर लीटर ऑन पेट्रोल एंड डीजल अगर आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो आपके पेट्रोल और डीजल जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर ₹8 पर लीटर ये लेवी किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कस्टम ड्यूटी। एक तो आपकी है बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके अलावा है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो कि अब आईजीएसटी अंडर जीएसटी में सबस्यूम हो गई है। और इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन सेस, प्रोडक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जैसे आपको भी हमने करवाई। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने डिस्कशन को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन आपसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।